हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने, जैसे कि आपको पता है, कक्षा 9 का अध्याय 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ठोस और द्रव्य के मिश्रण का प्रतिकरण पढ़ा था। यानी कि जब हम लोग कोई मिश्रण बनाते हैं तो उसमें जो पदार्थ हैं उनको हमें अलग अलग करना है, यानी कि क्या करना है, प्रतिकरण करना है। अब ठोस और द्रव्य यानी दो पदार्थों को अलग अलग करना है। अब इसकी टोटल कितनी विधियां होती हैं? 6 विधियां, जो कि हैं फिल्टरन द्वारा, अपकेंद्रीकरण द्वारा, वाष्पन द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, वर्णलेखन द्वारा और आसवन द्वारा। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने शुरू की 3 जो हमारी विधियां थी वो पढ़ ली थी, फिल्टरन द्वारा, अपकेंद्रीकरण और वाष्पन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टलन, वर्णलेखन और आसवन पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस बच्चे ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग चौथी विधि की, यानी कि क्रिस्टलन द्वारा शोधन। तो बच्चों, अगर एक ठोस और द्रव्य के मिश्रण को हमें पृथक्करण करना है तो उसकी चौथी विधि क्या कहती है, यानी क्रिस्टलन द्वारा शोधन। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले लेना क्या है, ठोस पदार्थ को अलग करना है और द्रव्य को अलग करना है। तो यहाँ पर जो ठोस पदार्थ हम लोग प्राप्त करेंगे उसे बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलन बोल सकते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो इन क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो मिश्रण लेते हैं या विलयन लेते हैं, हम लोग उसको सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो प्राप्त किस में होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में, यानी कि ठोस पदार्थ की फॉर्म में वो हमको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को ठोस और द्रव्य के मिश्रण में को अलग अलग करना है, प्रतिकरण करना है। और यहाँ पर इस क्रिस्टलन द्वारा मेथड में क्या होगा कि हम लोगों को ठोस पदार्थ मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हम लोग मिश्रण या विलयन ले रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा जो विलयन है वो हमारा कैसा होना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, अभी दोबारा से बताऊंगा। तो वो जो विलयन है वो कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन होना चाहिए। अब जब हम लोग उसको धीरे पहले गर्म करेंगे और फिर धीरे धीरे हम उसे क्या कर रहे हैं, शीतलन कर रहे हैं, यानी ठंडा कर रहे हैं, तो वो जो विलयन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, वो हमें क्या ला करके देगा, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कैसा होगा, ठोस पदार्थ हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ठोस और द्रव्य को अलग अलग कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी है कि जब भी हम लोग क्रिस्टल द्वारा मिश्रण को अलग अलग करते हैं, यानी एक ठोस पदार्थ और द्रव्य के मिश्रण को अलग अलग करते हैं, तो अगर जो हम लोगों ने मिश्रण लिया है वो अशुद्ध है, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो अगर हम लोग इसको अलग कर रहे हैं किस मेथड द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, तो जो हमको नमूना मिलेगा, यानी कि जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो ठोस पदार्थ हमको प्राप्त होगा, वो हमेशा कैसा होगा, शुद्ध होगा। ध्यान रखिएगा, वो कैसा होगा, शुद्ध होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शुद्ध गैस पदार्थ। वो इसलिए क्योंकि इसको हम लोग ठंडा जब करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, ठोस में। ध्यान रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हम लोगों ने मिश्रण लिया या विलयन लिया वो कैसा था, अशुद्ध, और वहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा है, शुद्ध। तो यहाँ पर ये खूबी है इसकी, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों बात करते हैं संतृप्त की। आगे बढ़ने से पहले हमें संतृप्त विलयन को समझना है। मैंने पहले भी बताया था कि विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, निश्चित टेम्परेचर पर अधिकतम विलय हम लोग घोल पाएं, अधिकतम विलय को घोला नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं घोल पाएं, तो वो कैसा हो जाएगा, संतृप्त विलयन। ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो एक निश्चित ताप यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल के 100 ग्राम में, ध्यान रखिएगा हम लोग किसके अनुसार लेते हैं, 100 ग्राम में हम लोग अधिकतम पोटेशियम नाइट्रेट के कितने ग्राम मिला सकते हैं, केवल और केवल 32 ग्राम, उससे ज़्यादा हम लोग उसमें घोल नहीं सकते हैं। तो वो कैसा बन गया, एक निश्चित ताप पर, कौन सा ताप, 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना बन गया, वो क्या बन गया, संतृप्त विलयन। तो ध्यान रखिएगा। तो हमारी चौथी विधि क्या कहती है कि अगर ठोस और द्रव्य के मिश्रण का प्रतिकरण हमें करना है
और किसके द्वारा, चौथी विधि यानी क्रिस्टलन द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले उस विलयन को या मिश्रण को गर्म करते हैं, बाद में उसको धीरे धीरे ठंडा करा जाता है, जिससे वो किस में बदल जाता है, ठोस पदार्थ में। ठीक, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो अगर नमूना या हमारा विलयन जो था वो अशुद्ध है, तब भी हमको वहाँ से जो प्राप्त रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, और संतृप्त क्या है, एक निश्चित ताप पर हम लोग उससे अधिक विलय को नहीं घोल सकते हैं, वो हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। अब बच्चों इस विधि को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों को वो समझना है। यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़िएगा, अशुद्ध गैस पदार्थ को विलयन बनाने के लिए जल की न्यूनतम मात्रा में विलय किया जाता है। मान लो जो हम लोगों ने पदार्थ लिया है जिसको हमें अलग अलग करना है, वो क्या है, एक गैस पदार्थ है। अब गैस पदार्थ को तो हम एकदम अलग नहीं कर सकते, हमें उसको अलग अलग करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, विलयन, यानी विलयन के साथ उसको मिलाना पड़ेगा। अब विलयन क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर, जल। अब दोनों को मिलाने के लिए गैस और जल को मिलाया हम लोगों ने, और जल की जो मात्रा है वो कम से कम रखनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोगों ने मिला दिया, तो हमें इतनी मात्रा में रखना है कि वो एक प्रॉपर विलयन या सॉल्यूशन बन जाए। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एक गैस पदार्थ लिया, लेकिन गैस पदार्थ को हमें बदलना किस में है, एक विलयन में, सॉल्यूशन में। अब उसको बदलने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, जल, और जल जो है हम लोगों ने सबसे कम मात्रा में लिया है। अब ऐसे नहीं बिल्कुल ही थोड़ा सा डाला, हमें उसको एक विलयन, एक सॉल्यूशन बनाना है। जब हमें लग जाए कि वो सॉल्यूशन बन चुका है, विलयन बन चुका है, तब हम लोग उससे ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे। अब बच्चों हम लोगों ने जब उसका विलयन बना लिया, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, विलयन को अविलीय अशुद्धियाँ दूर करने के लिए फिल्टरित किया जाता है। अब जब हम लोगों ने वो मिश्रण या विलयन बना लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ तो होंगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने उस विलयन को फिल्टरन पेपर के द्वारा पास करा दिया। अब इससे क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन था वो तो निकल गया, और जो इम्प्योरिटीज़ थी, अशुद्धियाँ थी, वो ऊपर ही रहेगी फिल्टरन पेपर के द्वारा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्वच्छ विलयन। अब देखो यहाँ पर जो हमारा विलयन तैयार हुआ वो कैसा है, शुद्ध है। स्वच्छ विलयन को जल उष्मक पर तब तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है जब तक वह संतृप्त विलयन ना प्राप्त हो। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हम लोग जब क्रिस्टल द्वारा विधि अपनाते हैं तो हमारे पास जो विलयन है वो कैसा होना चाहिए था, संतृप्त, यानी उसमें एक ही निश्चित ताप पर हम लोग अधिकतम उससे किसी एक वैल्यू के द्वारा उससे ज़्यादा घोल नहीं सकते हैं। किसमें, उस विलयन में। अब इस स्वच्छ विलयन को हमें किस में बदलना है, संतृप्त में। तो उसको बदलने के लिए हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि उसको हम लोग डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसका उपयोग करेंगे, जल उष्मक का। यानी पहले एक बीकर लेंगे, उसमें पानी रखेंगे, और फिर उसके ऊपर एक बाउल में हम लोग वो विलयन रखेंगे। उसको डायरेक्टली नहीं करेंगे क्योंकि हमें धीरे धीरे उसको गर्म करना है। अगर हम लोग डायरेक्टली रख देंगे तो वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो गर्म होगा वो धीरे धीरे किस में बदलेगा, संतृप्त विलयन में। और हमको ये बार बार चेक करना है, जैसे ही वो संतृप्त विलयन में बदल जाता है हम लोग उसको गर्म करना बंद कर देंगे। तो गर्म संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने के लिए रख दें। अब जो हमारे पास विलयन तैयार हुआ, संतृप्त विलयन, अब हमको उसको क्या करना है, ठंडा करना है। तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे ठंडा होने दें। अब शुद्ध गैस के क्रिस्टलन बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जब वो ठंडा होगा तो उसके ठोस पदार्थ हमको मिलेंगे, और उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, क्रिस्टलन या क्रिस्टल। तो शुद्ध गैस के क्रिस्टल बनते हैं और अशुद्धियां विलयन में विलय रहती हैं। देखो यहाँ पर जो हमारे को ठोस पदार्थ मिला है वो कैसा है, शुद्ध है। ये मैंने आपको बताया है कि क्रिस्टलन द्वारा विधि में जो हम लोगों ने पदार्थ लिया था वो कैसा था, अशुद्ध, और जो हमको मिल रहा है यानी कि क्रिस्टलन वो कैसे हैं, शुद्ध। ध्यान रखना, वो कैसे थे, अशुद्ध, और मिल क्या रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, शुद्ध। अब लेकिन ये जो क्रिस्टल हैं जो हमको ठंडा करने पर मिले हैं वो अभी भी किसके साथ हैं अटैच्ड, उस विलयन में घुले हुए हैं। अब वो जो विलयन है वो कैसा है, अशुद्ध है। जो ठोस पदार्थ हैं वो तो शुद्ध है, लेकिन जिस पानी में या जिस जल में वो हैं अभी भी उसके अंदर तो अशुद्धियां हैं। अब इनको हमें अलग अलग करना है। तो हम लोग इस पूरे के पूरे विलयन को एक बार दोबारा से फिल्टर द्वारा अलग अलग कर लेते हैं। तो होगा क्या, जो पानी था अशुद्धियां वाला वो तो निकल गया, और हमको क्या मिल गए, शुद्ध गैस के क्रिस्टल।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वो कुछ गीले होंगे तो हम उनको कुछ टाइम के लिए थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे और हमको एक शुद्ध ठोस पदार्थ मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। तो ध्यान रखिएगा, एक बार दोबारा समझाता हूँ। इस विधि में हम लोग सबसे पहले एक गैस पदार्थ लेते हैं जो कि कैसा होगा, अशुद्ध होगा। उसमें हम लोगों ने विलयन बनाने के लिए जल को मिला दिया और वो कम से कम रखना है ताकि वो सिर्फ विलयन बन पाए। अब उसको हम लोगों ने अविलीय अशुद्धियाँ थी उसके अंदर कुछ ना कुछ जो उसके अंदर घुली हुई नहीं थी, तो हम लोगों ने उसको क्या करा, फिल्टर कर दिया और वहाँ से अशुद्धियों को हटा दिया। फिर हम लोगों ने क्या करा, उसको गर्म करा ताकि वो किस में बदल जाए, संतृप्त विलयन में। वहाँ से फिर हम लोगों ने उसको धीरे धीरे ठंडा होने के लिए रख दिया। वहाँ से हमको मिला क्या, शुद्ध गैस के क्रिस्टल, लेकिन अभी भी विलयन में क्या है, अशुद्धियाँ हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, उसको दोबारा से फिल्टर द्वारा अलग अलग कर दिया और हमको क्या मिल गया, एक सूखा हुआ एक पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक शुद्ध ठोस के क्रिस्टल। क्लियर हो गया। अब बच्चों इसी के ऊपर हम लोग एक उदाहरण समझते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग उदाहरण की। देखो उदाहरण क्या कहता है कि हमें अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है, यानी कोई एक हमारे पास पदार्थ होगा और वो कौन सा पदार्थ है, कॉपर सल्फेट, और वो कैसा होगा, अशुद्ध होगा। लेकिन उस अशुद्ध कॉपर सल्फेट में से हमें शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना है। ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले कॉपर सल्फेट जो कि कैसा है, अशुद्ध है, उसको हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, विलयन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग उसमें सबसे पहले क्या मिलाएंगे, एक मिनिमम मात्रा में, कम से कम मात्रा में जल को मिला देंगे ताकि वो क्या बन जाए, एक विलयन बन जाए। तो कॉपर सल्फेट जो कि कैसा था, अशुद्ध था, हम लोगों ने उसमें पानी को या जल को मिला दिया। अब जल को मिलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अविलीय क्या होंगी, ऐसी इम्प्योरिटीज होंगी, ऐसी अशुद्धताएं होंगी जो कि हम लोग उसको अलग करना पड़ेगा। तो उस कॉपर सल्फेट, अशुद्ध कॉपर सल्फेट और जल के विलयन को हम लोग सबसे पहले फिल्टर द्वारा निकाल देंगे ताकि जो भी अविलयन, जो उसमें इम्प्योरिटीज थी, जो घुली नहीं थी उस पानी के अंदर, वो अलग हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो कॉपर सल्फेट का विलयन मिलेगा, अब हमको उसे गर्म करना है। गर्म करने का मकसद क्या होगा कि हमें उसको, उस विलयन को संतृप्त विलयन में बदलना है। अब मैंने यहाँ पर यह भी बोला था बच्चों कि हम उसे डायरेक्टली गर्म नहीं करेंगे, पहले एक बीकर लेंगे, उसको हम लोग उसके ऊपर रखेंगे दूसरे बीकर में और तभी हम लोग उसके द्वारा गर्म करेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ कर देंगे तो वो वाष्प हो जाएगा पूरा का पूरा ही। तो हम लोग उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे और ये चेक करते रहेंगे कि क्या वो संतृप्त विलयन में बदला है या नहीं। और जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ वो बदल चुका है तो हम लोग उसको गर्म करना बंद कर देंगे। जब वो गर्म करना बंद कर देंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे ठंडा करना है। जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस पदार्थ में। और वो ठोस पदार्थ जो होगा वो कैसा होगा, कॉपर सल्फेट होगा। लेकिन वो अब क्या नहीं रहा, अशुद्ध नहीं रहा है। वो जो कॉपर सल्फेट हमको मिला है धीरे धीरे ठंडा होने पर ठोस पदार्थ के रूप में, वो कैसा होगा, एकदम शुद्ध होगा। ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने लिया था वो अशुद्ध था, लेकिन ठंडा करने पर जो हमें क्रिस्टल मिले जो कि ठोस पदार्थ था, वो कैसा है, शुद्ध है। किसका, कॉपर सल्फेट का। अब वो हम लोग क्या करेंगे, वापस से फिल्टर करेंगे, उसमें से जो विलयन में इम्प्योरिटीज थी उसको अलग करने के बाद हमारे को जो कॉपर सल्फेट मिला है उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, दोबारा समझाता हूँ। हम लोगों ने कॉपर सल्फेट लिया जो कि कैसा था, अशुद्ध था। उस अशुद्ध को हम लोगों ने विलयन बनाने के लिए कुछ मात्रा में जल को मिला दिया। अब उस जल को संतृप्त विलयन में बदलने के लिए हमको गर्म करना होगा। गर्म हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, एक जल वाष्प लेंगे उसके द्वारा करेंगे। अब उसको धीरे धीरे गर्म करने पर हमें बदलना किस में है, संतृप्त विलयन में। और वो जैसे ही बदल जाएगा हम फिर इसको गर्म करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये जो वाष्प है वो किस में बदल जाएंगे, ठोस पदार्थ में। और क्या मिलेगा हमको, एक कॉपर सल्फेट जो कि कैसा होगा, शुद्ध होगा। और अभी उसमें जो विलयन था, जो यहाँ पर विलयन होगा वो क्या होगा, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। जो कॉपर सल्फेट मिला है वो तो क्या है, शुद्ध है, लेकिन अभी भी जो जल है उसमें तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो उसको हम लोग फिल्टर पेपर द्वारा वापस से अलग अलग कर लेंगे और जो हमको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिलेंगे वो एकदम क्या होंगे, शुद्ध होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चौथा विधि, क्रिस्टलन द्वारा शोधन। तो हम लोग इस प्रकार एक ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं।
अब बच्चों हम लोगों को समझनी है पांचवी विधि, यानी कि वर्ण लेखन द्वारा पृथक्करण। यानी कि अगर एक ठोस और एक द्रव्य का मिश्रण है और उनको अलग अलग करना है तो पांचवी विधि का नाम क्या है? वर्ण लेखन द्वारा पृथक्करण। अब बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास विलयन होगा वहाँ पर एक या दो पदार्थ नहीं होंगे, वहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ भी होंगे, तो भी हम लोग उनको पृथक्करण कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, दो या दो से अधिक पदार्थों को भी अलग अलग करा जा सकता है। किसके द्वारा? वर्ण लेखन द्वारा। तो देखो, वर्ण लेखन दो या अधिक विलय ठोसों जो अत्यंत कम मात्रा में विलयन में उपस्थित हैं के पृथक्करण की एक तकनीक या विधि है। यानी कि हम लोगों के पास दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ हैं और किस में है वो? विलयन में कम से कम मात्रा में भी अगर वो घुले हुए हैं तो भी हम लोग उनको वर्ण लेखन द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों दूसरा पॉइंट क्या कहता है? वर्ण लेखन अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो तरीके होंगे इसको अलग अलग करने के बहुत तरीके होंगे, लेकिन जो सबसे सरलतम रूप है वो क्या है? कागज का वर्ण लेखन। यानी एक तरह से कागज की पट्टी होती है जिसके द्वारा हम लोग उनको अलग अलग करते हैं। जैसे हमारा फिल्टर पेपर होता है उसी तरीके का हमारा सरलतम वर्ण लेखन भी होता है, जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक विलय ठोसों को अलग अलग कर पाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कर कैसे पाएंगे जब एक ही सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक हमारे पास विलय हो रखे हैं, दो ठोस पदार्थ, तो हम लोग उनको अलग करेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यह पृथक्करण इस तथ्य पर आधारित है कि जो पदार्थ जो कि एक ही विलायक में विलय हुए हैं यानी मिले हुए हैं, परंतु उनकी क्या अलग अलग होती है? विलयता यानी सॉल्युबिलिटी भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग वर्ण लेखन द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग अलग करेंगे किसी एक ही विलायक में विलय होने के बाद भी, तो वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है? हम लोग कैसे कर पा रहे? तथ्य क्या है? तो वहाँ पर जो उनकी विलयता है यानी कि सॉल्युबिलिटी है वो सब पदार्थों की अलग अलग होगी। यानी कि कोई एक पदार्थ तो होगा जो उस विलायक में बहुत अच्छे से घुल गया है और एक होगा जो थोड़ा कम घुला है। भले ही वो कम मात्रा में क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, विलयता है, वो सबकी अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। और इसी का हम लोग फायदा उठाकर उन दो या दो से अधिक विलयों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। अब बच्चों हम लोग एक उदाहरण समझते हैं। काली स्याही में के जल में विलय कई रंजक होते हैं, यानी कि जब हमारे जो इंक होती है वो ब्लैक कलर की, उसमें बहुत तरीके की डाई होती हैं, बहुत तरीके के अलग रंग होते हैं। अब उनको हम लोगों को अलग अलग करना है। तो वो एक ही स्याही है, एक ही विलयन है और उसमें कई तरीके के सॉल्यूशन या पदार्थ जो है हमारे घुले हुए हैं और बहुत छोटे छोटी मात्रा में होंगे, कम कम मात्रा में होंगे। और अब हम लोगों को इनको अलग अलग करना है किसकी मदद से? वर्ण लेखन पत्र के द्वारा। अब इन सभी रंजकों को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा? यहाँ पर जो इनकी विलयता है वो सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी। इसी के आधार पर हम लोग इनको क्या कर पाएंगे? अलग अलग कर पाएंगे। अब बच्चों इसको समझने के लिए हम लोगों के पास क्या चाहिए? एक वर्ण लेखन पत्र चाहिए, यानी कि फिल्टर पेपर जो होता है बिल्कुल उसी की तरह वर्ण लेखन पत्र भी होता है। तो हमें सबसे पहले वो लेना है। सपोज हम लोगों ने एक पट्टी ले ली जो लंबी पट्टी होगी और उस लंबी पट्टी पर हम लोग को नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचनी है पेंसिल से। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने वर्ण लेखन पत्र लिया और उस पर नीचे से हम लोगों ने एक 3 सेंटीमीटर ऊपर एक सीधी लाइन खींच दी। अब इस लाइन पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक काली स्याही की बूंद को गिरा देंगे। उसी जो 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोगों ने लाइन खींची है उसी ऊपर हम लोग एक काली स्याही की बूंद गिरा देंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब हम लोगों ने ये स्याही की बूंद गिराई तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, उसको सूखने दो थोड़ी देर के लिए। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट क्या है? फिल्टर पेपर पत्र लो, उसके ऊपर हम लोगों ने एक लाइन खींची जो कि कितनी होगी? नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर। वहाँ पर उसके ऊपर क्या करना है? एक बूंद गिरा देनी है काली स्याही की और फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है ताकि वो सूख जाए। अब बच्चों जब वो स्याही की बूंद थी जब वो सूख जाएगी तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हमें उस पट्टी को, उस वर्ण लेखन पत्र को हमें क्या करना है? एक कांच के टुकड़े में या जार में हम लोग को उसके इस तरह से लगाना है। एक सेलो टेप की मदद से हम उसे लटका सकते हैं। ठीक है? अब वहाँ पर हमें क्या करना है? कुछ
कम मात्रा में पानी रखना है, और पानी जो या जल जो रखना है वो इस तरीके से रखना है कि जो पट्टी है वो पूरी की पूरी ना भीगने पाए, और ना ही वो जो इंक की सूखी हुई बूंद थी वो वहाँ तक पानी जाए। हमें केवल जो लेवल है जल का वो उससे कम ही रखना है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो पट्टी है, पट्टी के हम लोगों ने जल को उससे नीचे ही रखा है, उस स्याही के बूंद से, तो इसको हमें नहीं लेकर आना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक पानी नहीं आना चाहिए, तो जल को हमें कम ही रखना है, उससे कम को। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे जल जो है ऊपर बढ़ेगा, भाई जल यहाँ पर इस पट्टी पर जब गीला होगा तो वो धीरे धीरे क्या लगेगा, उस पर कोशिका क्रिया लगेगी, यानी कैपिलरी एक्शन, और इसके द्वारा वो क्या होगा, जब पानी को सोखेगा तो वो पानी धीरे धीरे उस पट्टी पर उस पर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब होगा क्या, जैसे जैसे जल ऊपर जाता रहेगा तो उसमें जितने भी रंजक यानी डाई मौजूद होंगे वो उसके साथ घुलने लगेंगे। जो भी हमारी इंक थी, इंक की सूखी हुई बूंद, उसमें जितने भी प्रकार के, जितने भी तरह के हमारे पास रंजक होंगे वो भी पानी के साथ घुलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे रंजक हैं उन सब की सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता पानी के साथ अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, और उसी के द्वारा हम लोग इनको क्या कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने जल मिलाया और जल ऊपर चढ़ने लगा तो उसमें रंजक जो है उसके साथ घुलने लग जाएंगे। और घुलने कैसे लगेंगे, जो सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा, विलेयता होगा, वो उसके साथ सबसे पहले घुलेगा। रंजक को जो जल में अधिक विलय हो सकता है वो सबसे पहले घुलेगा, जो कम घुलनशील है वो बाद में घुलेगा। तो होगा क्या कि धीरे धीरे हमारे पास लास्ट में 3 अलग अलग तरह के रंजक हमको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक काली स्याही में हमारे पास केवल 3 ही रंजक मौजूद होते हैं, और उन तीनों की पानी के साथ विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, जिसके कारण वो अलग अलग हमको मिल गए। तो बच्चों, हम लोगों ने वर्ण लेखन द्वारा क्या करा, एक ही मिश्रण में या विलयन में 3 तरह के पदार्थों को अलग अलग कर लिया, जो कि सबसे कम मात्रा में थे, कम से कम मात्रा में थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वर्ण लेखन द्वारा उसको अलग अलग कर लिया। और यहाँ पर हमने इस्तेमाल क्या करा बच्चों, वर्ण लेखन जो पत्र था उसकी मदद से ही हम लोगों ने उन सबको अलग अलग कर लिया। बच्चों, अब जो आखिरी विधि है वो क्या है, आसवन द्वारा प्रतिकरण, यानी कि ठोस और द्रव्य के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए जो आखिरी विधि है वो है आसवन द्वारा प्रतिकरण, जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब बच्चों, हम लोगों ने एक और तरीका पढ़ा था, एक और विधि पढ़ी थी वाष्पन द्वारा। जब हम लोग वाष्पन द्वारा मिश्रण को अलग अलग करते हैं तो होता क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, नमक और जल के मिश्रण को हम लोगों को अलग अलग करना है, यानी जल को अलग और नमक को अलग। तो जब हम लोग वाष्पन करते हैं तो जल को हम लोगों ने जब उस मिश्रण को गर्म करा तो जल क्या था, वो तो वाष्प हो गया, वो तो हवा में घुल गया, लेकिन हमें क्या मिल गया, नमक मिल गया। अब यहाँ पर जो 2 पदार्थ थे हम लोगों ने वो अलग अलग तो कर लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमको जल था वो तो मिला ही नहीं, हम लोगों को केवल क्या मिला, नमक ही मिला। हम लोगों ने अलग तो करा वाष्पन द्वारा, दोनों मिश्रणों में से दोनों पदार्थों को अलग कर दिया तो उस मिश्रण में से, लेकिन पानी तो जो है वायु में घुल गया वाष्प होने के बाद, और हमें सिर्फ मिला क्या, नमक। लेकिन अगर हम लोगों को लवण और जल मिश्रण यानी कि नमक और जल मिश्रण में दोनों को ही प्राप्त करना है, जल को भी और नमक को भी, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी विधि, आश्वन द्वारा प्रतिकरण करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पर दोनों ही पदार्थ मिल जाएंगे, नमक भी और जल भी। अब देखो, वाष्पन द्वारा जब हम लवण जल मिश्रण से लवण प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जल को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस में मिल गया, वायु में। अब अगर हमें दोनों को प्राप्त करना है तो कौन सी विधि अपनानी होगी, आसवन विधि को उपयोग में लाना होगा। और यहाँ पर एक और चीज़, आसवन ये करेगा कैसे, द्रव्य को गर्म करके वाष्प बनाने और उसको वापस से वाष्प को ठंडा करके किसमें बदल देना, इसको वापस से हमें द्रव्य में बदलने का काम करता है। तो देखो, उसने द्रव्य को क्या करा, गर्म करके वाष्प में बदल दिया, और वापस से उसको ठंडा करके किसमें बदल देता है, द्रव्य में। तो हमें यहाँ पर दोनों ही पदार्थ मिल जाते हैं। तो अब हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको कि हम लोग करते कैसे हैं इसको। अब बच्चों, हम लोग आश्वन द्वारा प्रतिकरण का एक एग्जाम्पल या उदाहरण समझते हैं। हम लोगों ने नमक और जल का मिश्रण लिया है, अब इसमें से हमें जल को अलग करना है और नमक को अलग करना है, और हमें दोनों ही प्राप्त करने हैं। वाष्पन में क्या था, केवल हमें जो है नमक मिलता था, जल जो है वायु में घुलनशील हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हमें आश्वन द्वारा दोनों को ही प्राप्त करना है। तो देखो होगा क्या बच्चों, हम लोगों ने एक आश्वन का फ्लास्क लिया, एक बीकर लिया, जिसमें हम लोगों ने नमक और जल के मिश्रण को रख दिया।
अब धीरे धीरे हमें उसे क्या करना है, गर्म करना है। बर्नर द्वारा हम लोग उसे गर्म करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप था। जैसे जैसे वो गर्म होगा तो यहाँ पर जो जल था वो क्या होगा, वाष्प होना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो हम लोग उसका ताप भी देखते रहेंगे बीच बीच में, और जैसे जैसे वो गर्म होगा तो वाष्प में बदलेगा, वेपर्स में बदलेगा। और हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि आसवन जो हम लोग इस विधि में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जल द्रव इत्र, यानी कि वाटर एक कंडेंसर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जल को अलग करने के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है, इसमें एक हमारे पास जाल होगा, एक जार की टाइप में, जिसमें एक तो होगा जल का एंट्री वाला पॉइंट जिसमें हम लोग प्रवेश करवाएंगे जल को, और एक होगा जल निकासी वाला पॉइंट जहाँ से वो जल निकल पाएगा। और नीचे हम लोग वहाँ पर एक अलग से बीकर लगा देंगे जहाँ पर हमारा जो शुद्ध जल होगा वो प्राप्त होगा। तो बच्चों अब होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पर इसको गर्म करते हैं तो इस मिश्रण में से जल वाष्प होगा, धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से वो वेपर जो है धीरे धीरे कहाँ पर आएंगे, इस वाटर कंडेंसर में आएंगे। और यहाँ पर हम लोग जल के द्वारा उसको धीरे धीरे करके क्या कर देंगे, वापस से ठंडा कर देंगे। तो जब वो वेपर्स जो हैं वापस ठंडे होंगे तो वो कहाँ पर इकट्ठा होंगे, एक अलग बीकर में, और वो जब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो वो किस में बदल जाते हैं, वो किस में, जब ठंडे होते हैं तो वेपर्स किस में बदल जाएंगे, एक शुद्ध जल में। तो हम लोगों ने यहाँ से इसको गर्म करके और वापस से वाटर कंडेंसर द्वारा उसको कंडेंस करके हम लोगों ने इस जल को इकट्ठा कर लिया स्पीकर में। और बच्चों दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जब जल को हम लोग इवेपोरेट कर वेपर्स में बदल देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, हमारे पास नमक बचता है, जो कि हमारे पास एक अलग बीकर में मिल गया। तो हम लोगों ने आसवन द्वारा नमक को भी अलग कर दिया और पानी को भी अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल क्या हुआ, जल द्रव्यत्र यानी कि वाटर कंडेंसर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिबिग कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने एक ठोस और द्रव्य के मिश्रण का प्राधिकरण करने के लिए सारी जो 6 की 6 विधियां थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं, 3 पिछली वाली वीडियो में और 3 आज की वीडियो में। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप हम लोगों से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले सभी से निवेदन करता हूं कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।